Yeah. So, Akhil, with this podcast, we are addressing 100 plus MFDs who are part of this MFD Premia Accelerator program, and they all are 100 crore plus. So, the aggregated AUM within these 100 MFDs are close to 40,000 crore. So, average Very is good. 400 crore. So, Okay. elevation will definitely help them to plan Yeah. their growth trajectory in time to come. So, Akhil, what a journey! 26 year in AMC business, Akhil. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है. अखिल, हाँ क्या जी। चेंज है एएमसी प्रैक्टिस में जब से आपने स्टार्ट किया था बिरला सन लाइफ टू मोतीलाल ओसवाल एएमसी? क्या चेंज है प्रैक्टिस में, क्या चेंज है ट्रेंड में ओवर दिस Yeah. 26 ईयर? So, Rohit, thank you so much to call me for this podcast and good evening to all my friends out here. 26 साल खत्म हुए मेरे इस जनवरी महीने में ही, तो 7 जनवरी 2000 में मैंने ज्वाइन किया था बिरला सन लाइफ, और वहां राइट. से आज 2026 हो गया राइट. और उस समय पे आई थिंक टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम मेरे ख्याल से करीबन 50-60 हज़ार करोड़ होता था. आज 65 लाख करोड़ के आसपास है, बराबर. और उस समय पे म्यूचुअल फंड समझाना पड़ता था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो काफी समय जाता था म्यूचुअल फंड समझाने में. अंडरलाइंग इक्विटी और डेट तक तो बात पहुंचती ही नहीं थी. म्यूचुअल फंड सही है ये समझाने में करीबन 16-17 साल लग गए. और शुरुआत में ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा डेट फंड्स में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आता था, फिर वहां से ग्रेजुएट हुआ. एमआईपी स्कीम्स होती थी जो एसेट एलोकेशन फंड्स बोलते हैं आज की तारीख में. उस समय पे रेगुलेशन थोड़े से लाइट थे, तो बहुत सारी चीजें अलाउड होती थी, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, और मतलब डिमांड ड्राफ्ट से पैसे लेते थे, और सब चीज ऑफलाइन होती थी. मुझे याद है कि उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म्स भी लाखों के उसमें प्रिंट करने पड़ते थे, और हम लोग करेक्ट, बीएससी करेक्ट, के करेक्ट. बाहर स्टॉल, वो बीएससी के बाहर आईपीओ के फॉर्म्स जो ठेले पे बेचते थे, वहां पर म्यूचुअल फंड के फॉर्म भी रखे जाते थे. और तो वहां से आप देखिए कि पूरा जो जर्नी है, वो आज म्यूचुअल फंड एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है. भारतीयों को करेक्ट. निवेश करने के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस में. आज एसआईपी इतना म्यूचुअल फंड से बड़ा जो प्रोडक्ट है वो एसआईपी है. मतलब लोग बाग एसआईपी को ज्यादा समझते हैं, म्यूचुअल फंड को कम समझते हैं. और करेक्ट. शुरुआत में 2000 से लेके करीबन 2015-16 तक, नहीं 2008 तक, क्योंकि उस समय पे नॉलेज और हमारी भी नॉलेज कम होती थी, और मार्केट की नॉलेज डेप्थ भी बहुत कम थी. तो उस टाइम पे क्या ना, सेक्टोरल फंड बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो जाता था पैसा, फिर लोगों का नुकसान लग जाता था. तो अब वहां से जो ग्रेजुएट हुए हैं कि लोग बागों को रिस्क मैनेजमेंट समझ में आती है कि फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, हर समय पे आप बाय करिए जिससे कि आपका रूपी कॉस्ट एवरेज हो. तो फ्रॉम फ्रॉम नुआंस सेलिंग टू इन्फॉर्म्ड सेलिंग, फ्रॉम फिजिकल सेलिंग टू डिजिटल सेलिंग, इट्स बीन अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. और जिस तरीके से प्रोडक्ट्स भी इवॉल्व हुए हैं इक्विटीज में, फिक्स्ड इनकम, अभी नया जो लाइसेंस आया है एसआईएफ का, तो वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. एसेट एलोकेशन फंड्स, ईटीएफ्स, पैसिव फंड्स, फैक्टर फंड्स, क्वांट फंड्स. तो नंबर ऑफ एएमसीज भी जो 15-16 होती थी, अभी मेरे ख्याल से 65 एएमसीज के पास में लाइसेंस है, और मेरे हिसाब से अगले 5 सालों में ये 100 ही हो जाएंगे. तो आज इन्वेस्टर्स के पास में, म्यूचुअल फंड करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में, पहले क्या होता ना, पहले ऊपर टॉप 5, 7, 8 एएमसीज ही होती थी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे. आज आपके पास में 50 एएमसीज हैं, 50 फंड मैनेजर हैं, 50 चॉइसेस हैं. आपको जिसकी स्टाइल अच्छी लगे, जिस फंड मैनेजर को आप पसंद करते हो, जिसका फिलोसफी आपको अच्छा लगे, इतने चॉइसेस अवेलेबल हैं. और ज्यादा, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन से क्या होता है, सबके सब मेहनत करते हैं. सारी म्यूचुअल फंड भी मेहनत करती हैं कि अपनी फिलोसफी को अच्छे से समझाएं, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट्स करने की अच्छे से कोशिश बनाएं, करते हैं. परफॉर्मेंस पे भी कंपटीशन आता है, तो सब लोग अपने टोज में हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक, अगर मुझे समराइज करना है तो 25 साल पहले मेरा जो पहला बॉस था, उसने मुझे बताया था कि अखिल आप सनराइज इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हो. और मैं मेरी टीम को बताता हूँ कि हम अभी भी राइट. सनराइज में ही हैं. उस टाइम सुबह के 6 बज रहे थे, अभी सुबह के 8 बज करेक्ट, रहे हैं. करेक्ट. तो ये इंडस्ट्री 500, 700, 800 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी अगले 15, 20, 25 सालों में. और अभी 100 लाख करोड़ भी टच नहीं हुआ है. 100 लाख तो मेरे ख्याल से अगले साल में टच हो करेक्ट, जाएगा. राइट. तो 100 से 600 लाख करेक्ट. करोड़ की जर्नी, तो अभी तो शुरुआत ही है. शुरुआत है, अभी अभी फंडामेंटल सेट हो रहे हैं. यस. बट लेकिन की ड्राइवर्स क्या रहे हैं? 3 से 4 अगर आप की ड्राइवर्स को इंडिकेट करना चाहें तो ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो पिकअप हुआ है इसमें ये 3 से 4 ड्राइवर्स क्या रहे हैं? देखिए, मेन जो ग्रोथ इंडस्ट्री में आई है वो 2013-14 से आई है. राइट. राइट. 2014 से जिस तरीके से हमारे देश में एक के बाद एक रिफॉर्म हुए हैं, उस रिफॉर्म्स के कारण इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई है.
और इकोनॉमी भी ग्रो हुई है 10 सालों में। आपकी करीबन $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। पिछले आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और पिछले 10 सालों में और खास करके पिछले 5 सालों में जो भी इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है या इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है, तो सबके परफॉर्मेंसेस या रिटर्न्स अच्छे आए हैं। तो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी काफी स्ट्रांग हुई है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स, आज समझिए कि आज 5% पे इंटरेस्ट रेट है हमारा रेपो रेट। तो आज अगर आप फिक्स्ड, जिसमें पहले क्या होता था इंडिया में 15-16% की फिक्स डिपॉजिट रेट होती थी, तो कोई क्यों 15-16% छोड़ के इक्विटी का रिस्क ले। आज जब आपका फिक्स करेक्ट डिपॉजिट का रेट 7%, 6% हो गया है, 6 के भी नीचे चला गया है, तो आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, टैक्सेशन को इनफेक्ट अगर एडजस्ट करते हैं, तो आपका रियल रिटर्न या आपका परचेसिंग पावर तो बढ़ती नहीं है। तो वो भी एक चीज लोगों के माइंड में एक अवेयरनेस आई है कि आपको कोई ना कोई प्रपोर्शन में इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके थोड़ा रिस्क ज्यादा लेके आपको इक्विटीज में डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका परचेसिंग पावर जो है वो 2-3-4% से कंपाउंड हो। तो मैं एक करेक्ट ये बोलूंगा कि रिफॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, गुड एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 10 years, एंड एसेट एलोकेशन के तरफ लोगों ने अपना फोकस किया है कि भाई डेट से कुछ मात्रा में इक्विटी लेना है, 10-20-30-40% जो भी वो है। और सबसे ज्यादा रेगुलेटर और एम्फी, म्यूचुअल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सबने जो मेहनत की है कि एक वेल रेगुलेटेड, वेल ऑयल्ड मशीन, बढ़िया मार्केटिंग कैंपेन, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी 50,000 से आज 2 लाख क्रॉस हो गए हैं। तो ऐसे करेक्ट बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके डिजिटल कारण आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी ट्रांसपेरेंसी आया है, स्पीड आया है एग्जीक्यूशन में, ट्रस्ट आया है सिस्टम में। सो यस, यस, डिजिटल बराबर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यस, तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक यस, बड़ा बड़ा ड्राइवर था यस, इस पीरियड में। यस। तो सो डीमोनेटाइजेशन के अगर बाद अगर में, अगर मैं देखूं। हाँ, डीमोनेटाइजेशन और जी जी, कोविड, ये प्लीज प्लीज दो प्लीज। दो बहुत बड़े एक वो थे माइलस्टोन, इवेंट्स कि थे पूरा जो डेफिनेट या। आपका डिजिटल केवाईसी घर पे बैठ के आप 3-4 स्टेप्स में आप केवाईसी भी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड का आप नया अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो डिजिटल डिजिटल के कारण तो पूरा ब्लो आउट हुआ है। आज समझिए 100%, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल। 100% फिजिकल इंडस्ट्री, आज 94% डिजिटल है। करेक्ट 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 करेक्ट। यस, अखिल, इसमें इसमें रिसेंट आरबीआई गवर्नर का एक स्टेटमेंट था, सिग्निफिकेंट बैंक सेविंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड। उस एसआईपी के फॉर्म में भी है, लमसम के फॉर्म में भी है। क्वेश्चन वन, कुछ लोग इसको रिस्क मानते हैं, कुछ लोग इसको एक अ, एक एस्पिरेशन मानते हैं लोगों का, कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन का, बिकॉज वो देख रहे हैं इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो उस ग्रोथ का पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये ग्रोथ जो भी हुआ है, कुछ 1,000 करोड़ से लेके आज हम 85 लाख करोड़ के एयूएम पे बैठे हैं, ये साइक्लिकल ग्रोथ कितना है इसमें, और स्ट्रक्चरल ग्रोथ कितना है इसमें? ये क्या सिर्फ ट्रेंड को पिकअप करने के लिए लोग जा रहे हैं, या एक्चुअल फंडामेंटल चेंज हुए हैं मार्केट के? स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को एसेट एलोकेशन समझ में आता है। पहले के जमाने में जब 12-13% की डिपॉजिट रेट्स होते थे, तो 100% पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगता था। आज 6% के डिपॉजिट ग्रोथ पे ऑब्वियसली पूरा 100% नहीं लगता है पैसा। जो आपको करेक्ट साल, 2 साल, 3 साल की लिक्विडिटी के लिए, इमरजेंसी के लिए जो आपको पैसा रखना है, वही आप फिक्स डिपॉजिट में या बैंक में रखते हैं। बाकी का सारा पैसा, इवन अगर आपको फिक्स डिपॉजिट का ऑल्टरनेट चाहिए, तो वो म्यूचुअल फंड आपको दे रहे हैं। और करेक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी आपके पास में लिक्विड फंड से लेके, अल्ट्रा शॉर्ट से लेके, गवर्नमेंट बॉन्ड से लेके, आर्बिट्राज फंड तक अवेलेबल है, जिसमें करेक्ट आपको टैक्स एफिशिएंट हायर रिटर्न मिल सकता है फिक्स्ड इनकम का। और क्योंकि आप एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ करेक्ट क्रिएशन के बारे में सोचना शुरू किए कि भाई हमको 5 साल में अगर घर खरीदना है, 10 साल में अगर बच्चों को पढ़ने बाहर भेजना है, 15 साल बाद उनकी शादी करनी है और फिर रिटायरमेंट करना है, तो वो 7% की डिपॉजिट से तो कोई गारंटी नहीं बैठता है। उतने तो भारतीय लोग बहुत होशियार हैं, कंपाउंडिंग समझते हैं। तो इसी के करेक्ट कारण ये एसेट करेक्ट एलोकेशन शिफ्ट हुआ है, ये स्ट्रक्चर। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जमाने में जब म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी और इक्विटी में जो पैसा आता था ना, ये सिक्लिकल होता था। जब मार्केट में रिटर्न होते थे तो पैसा बहुत सारा अंदर आता था, और जब मार्केट में रिटर्न गिरते थे तो करेक्ट पैसा करेक्ट। बाहर भी निकल जाता था, एसआईपी भी बंद होती आ थी। जाता। अब पिछले 5 साल में आप देखिए, करेक्ट आपका यूक्रेन वॉर हुआ, आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई, आपका ईरान या अपना इसराइल गाजा हुआ, ईरान ट्रम्प चल रहा है, मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट, मतलब एक से एक के बाद एक के बाद एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हो रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों करेक्ट में आपने करेक्ट एक भी साल ऐसा नहीं देखा है जहाँ आपकी इक्विटी नेगेटिव हो गए या एसआईपी बुक आपकी डी ग्रो कर रही है। करेक्ट इनफैक्ट एसआईपी बुक डबल हो गई है, नंबर ऑफ करेक्ट इन्वेस्टर डबल डबल से ज्यादा हो गए हैं, और एयूएम भी डबल हो गया है। तो ये एक स्ट्रक्चरल करेक्ट स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, और लोगों को समझ में आ गया कि इक्विटी में जब मार्केट गिरती है तो आपको बाहर नहीं निकलना है, लगभग आपको और अक्यूमुलेट करना है, इसलिए एसआईपी बढ़ रही है। तो ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है, और करेक्ट ये काफी करेक्ट। नाउ काफी हद तक ये जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, उससे ये इम्पैक्ट आ रहा है।
Correct. Yes, I was reading one article, 25,000 crore का SIP inflow every month. It's a huge. But थर्टी क्या वन अभी भी थाउजेंड अंडर पेनिट्रेटेड है? 31,000 टच हो गया पिछले पिछले महीने। Oh, great, great. But क्या ये अभी अंडर पेनिट्रेटेड है compared to other countries? Like it is still 18% of market cap. और देखिए यूएस का म्यूचुअल फंड एयूएम टू जीडीपी 50% है। GDP हमारा का म्यूचुअल 50%. हाँ हमारे म्यूचुअल फंड का 14% है। तो Okay. और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को आप देखेंगे तो अमेरिका में अगर हमारा बेंचमार्क अमेरिका है तो वहां पर करीबन करीबन 70% का पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड में। हमारे यहाँ पे Okay. 6% पेनिट्रेशन है। अभी भी अगर आप टोटल हाउस होल्ड एसेट्स देखेंगे वो करीबन 1200 लाख 1300 लाख करोड़ का है। उसका करीबन 5-6% ही इक्विटी में है। इसलिए मैं आपको बता Right. रहा हूँ कि ये सनराइज इंडस्ट्री है। अभी स्टार्ट हुआ है. So इसलिए that मैं बोल means, रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ right. सनराइज इंडस्ट्री है। तो लास्ट 10 ईयर में 6-fold ग्रोथ हुआ है. एंड यस, नाउ इज इट फेयर टू से कि 10-fold ग्रोथ का प्रोजेक्शन है नेक्स्ट 10 ईयर? 100%। तो जिस तरीके से हम लोग हमारा बिजनेस प्लान बना रहे हैं वो 500 लाख करोड़ के ईओ के हिसाब से ही बना रहे हैं कि इंडस्ट्री में इतना होगा और तो मुझे 100 से इतना बड़ा बनना 100 है। से 500 की बात कर रहे हैं. राइट, 100 से यस 500 की बात कर यस रहे हैं हम 5-10 यस में. यस। ओके. उसमें उसमें इक्विटी हो जाएगा 350-400 लाख करोड़। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. और एसआईपी तो कितना बड़ा रोल प्ले कर हमारी रहा है इस पूरे? एसआईपी सब एसआईपी ही आप देखेंगे 50% लो एसआईपी है। देखिए आपको 50%. ओके. आपको आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है, कोई महीना ऊपर कोई महीना नीचे। आपको ये पता नहीं है कि और सबको नीचे में इन्वेस्ट करना है लेकिन किसी को पता नहीं होता कि नीचे कब होगा ऊपर कब जाएगा। तो एसआईपी एक ऐसा टूल है जिसमें कि आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा। जब नीचे जाएगा तो भी आप यूनिट करेक्ट. खरीद रहे हैं, ऊपर जाएगा तो भी यूनिट खरीद रहे हैं। तो आपका जो एवरेज हो जाता है ना वो एवरेज का वो जो वो तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी रिस्क डाइवर्सिफाई हो रही है, रिस्क हेज कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू। इसलिए मैंने आपको बोला कि एसआईपी इज मोर पॉपुलर देन म्यूचुअल फंड। देखिए पुराने जमाने में ना बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट होता था और एक रेकरिंग डिपॉजिट होता था। रिकरिंग डिपॉजिट होता था. करेक्ट. तो रेकरिंग डिपॉजिट करेक्ट. यूज्ड टू बी मोर पॉपुलर। आपकी मम्मी से पूछो या एसआईपी. दादी आपकी मम्मी से पूछो या दादी से पूछो कि वो लोग फिक्स राइट. डिपॉजिट करते थे कि रेकरिंग डिपॉजिट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट लेते थे कि सिंपल इंटरेस्ट। तो उस करेक्ट, समय पे करेक्ट, भी करेक्ट, जो राइट. महीने में किसी की नौकरी से जो भी इनकम आती थी या जो भी एक घर पे महीने की इनकम होती थी उसका एक हिस्सा रिकरिंग हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट होता था। और जनरली वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही लोग बाग ऑप्शन चूज करते थे, सिंपल इंटरेस्ट कोई नहीं चूज करता था। बट पहले का कंपाउंडिंग क्योंकि करेक्ट, बारह करेक्ट, तेरह परसेंट था तो वो डिपॉजिट्स में हो रहा था, अभी इक्विटी में हो रहा है। करेक्ट. अखिल, इस पूरी ग्रोथ स्टोरी में एमएफटी और आईएफए का रोल क्या है? और एएमसी का क्या रिलेशन है? और कितना इंपॉर्टेंस देती है एमएफडी और आईएफए को एएमसी? जी आप एमएफडीज या आईएफएस की बात करेंगे ना तो मेरी हिस्ट्री में मतलब मेरे 26 साल में आपको बताता हूँ कि जब शुरुआती दौर था तब बैंक्स और जो बड़े बड़े नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वो 80-85% होते थे एयूएम का। ठीक है ना। राइट. आज 26 साल में 50-50 हो गए। 50% आईएफएस है इंडिविजुअल और 50% पे बैंक्स और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर चले गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 सालों में राइट. ये 60-65% आईएफए हो जाएगा, बाकी का बैंक्स और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री को यहाँ लाने में ओ, रिवर्स. बहुत हाँ तो इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में आईएफएस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और सालों से लगे हुए हैं, सालों से रिलेशनशिप बना रहे हैं, अच्छे समय पे बुरे समय पे लगे रहे, राइट राइट सेलिंग की है और लोगों को पैसा बना के दिया है, लोगों के बहुत सारे राइट. गोल्स को मीट करके दिया है। तो कितने आईएफएस हो गए जो आज 8-8 10-10 हजार को मैनेज कर रहे हैं। करेक्ट. 100 पहले 25 साल पहले 100 करोड़ बहुत बड़ी बात होती थी। आज 100 करोड़ का आईएफए बनो और 6 महीने साल भर में अगर सही तरीके से काम करो तो 100 करोड़ ऐसे ही हो जाते हैं। Right? So IFAs have been the integral part of the growth of mutual fund industry. They will continue to be the integral part of the growth of the mutual fund industry. Banks जो है वो जा रही हैं alternate products की तरफ। उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बस एक ऑप्शन है डिजिटली, अगर किसी को चाहिए वो इन्वेस्ट कर लो आके उनके मोबाइल एप्लीकेशन में जाके। बट आईएफएस बैठ के लोगों को समझा रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स को अंदर लेके आ रहे रिलेशनशिप. हैं। इससे रिलेशनशिप रिलेशनशिप है और बिल्डिंग. नए इन्वेस्टर्स को भी लाने में आईएफएस का बहुत बड़ा योगदान है। अपार्ट फ्रॉम द न्यू नए में देखेंगे तो डिजिटल काउंटर्स हैं बट डिजिटल प्लस राइट. आईएफए ये बहुत डोमिनेंट हो रहा है अभी म्यूचुअल फंड में। बट आईएफएस और एमएफडी के लिए क्या वेल्टेक प्लेटफॉर्म्स एक बड़ा कंपटीशन है? और इनके अंदर कोई फेयर होना चाहिए कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बिजनेस जरा भी है? नहीं है। अभी आप आपके यहाँ पर जितने भी आईएफएस हैं आप किसी से भी वोटिंग करके पूछ लो क्या उनके कोई क्लाइंट वहां चले गए क्या डिजिटल ओके. प्लेटफॉर्म वेल्थ प्लेटफॉर्म पे? कोई नहीं गए। इनफैक्ट वहां वो लोग उन लोगों ने नए इन्वेस्टर जोड़े हैं।
यंग इन्वेस्टर जोड़े हैं, उन्हें मार्केटिंग की है, और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से एमएफडी के पास जाते हैं। एक्चुअली रिवर्स माइग्रेशन रिवर्स होता है, है। रिवर्स रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन है। यहाँ जितने भी आईएफएस हैं, आप वोट करके अभी पूछ लो कि हाथ ऊपर करके बता दें कि कितने लोग के आईएफए अपने क्लाइंट्स कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले गए हो। राइट। एक भी नहीं आएगा हाथ ऊपर। बट अभी जो ट्रेंड, लाइक देर इज वन मल्टीनेशनल कोलेबरेशन हुआ है, लाइक बिटवीन जियो एंड ब्लैक रॉक, एंड देर आर यू ट्रेंड विच इज पिकिंग अप, कि जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करना है, देर इज ए फियर कि क्या एएमसी उस ट्रेंड पे जाएगा कि एमएफडीज और आईएफए को छोड़कर मार्केट में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इज दैट फियर इज रियल, और दिस इज जस्ट? सब फियर, ये सब चीजें कॉफी टेबल डिस्कशंस में अच्छा लगता बड़ा है, अच्छा बट लगता है। कोई देखिए हम क्या है रियलिटीज कि अलग है, हाँ। इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई है, और यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। बराबर है। हम्म। हर हर प्रकार का बिजनेस मॉडल आएंगे, हर प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स और उनकी सेल्स मॉडल्स होंगे, हर प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, और इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, तो सबके लिए ग्रो करने का काफी रूम है। क्या मॉडल सक्सेसफुल बनेगा, क्या मॉडल सक्सेसफुल नहीं बनेगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन इस बिजनेस में इमोशनल क्वोशंट और इंटेलिजेंट क्वोशंट, आईक्यू आईक्यू इज मोर देन आईक्यू। लोग बाग शुरू जो डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं वो आईक्यू पे शुरुआत करते हैं, लेकिन क्योंकि ईक्यू नहीं होता है तो वो गड़बड़ करते हैं। और जो राइट, म्यूचुअल राइट। फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में फिजिकल कॉन्सेप्चुअली बाइंग करते हैं, उनका इमोशनल क्वोशंट की वजह से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन ज्यादा बेटर रहता है। तो मेरा फर्म बिलीफ है कि ये इंडस्ट्री की ग्रोथ में इंटरमीडिएशन बहुत हेल्प करेगा। इंटरमीडिएशन क्लाइंट को लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाएगा, और फंडामेंटली प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। डीआईवाई में तो क्या है सर, जो प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है वहां जाके आप बटन से खरीद लो, और जो अच्छा चलता करेक्ट, है वो खराब भी होता है, खराब होता है फिर वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए करेक्ट, करेक्ट। इंटरमीडिएशन बहुत जरूरी है समय। अब रिटेंशन, रिटेंशन पुअर है बुल वहाँ पे, मार्केट में राइट। सब अच्छा। हाँ हाँ। तो अभी अलग अलग एएमसी अपने नए नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड देखिए ब्रोकिंग म्यूचुअल। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, रोहित, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हमारी भी ब्रोकिंग फर्म है। राइट। अब जीरोधा भी है, ग्रो भी है, हम भी यहीं पर हैं, वो भी यहीं पर है, वो भी अच्छा कर करेक्ट, रहे हैं, करेक्ट। हम भी ठीक ठाक कर रहे हैं। सबके तो लिए सब सफिशिएंट इनफ इनफ अपॉर्चुनिटी रूम, है। जिसको जो अच्छा लगे, चॉइस अवेलेबल है। लेकिन एक चीज जो मैं सबसे बात करके समझ में आता है, द डिफरेंस बिटवीन ए फास्ट ग्रोइंग एमएफडी वर्सेस ए एमएफडी जिसका लेगेसी बिजनेस है, बट इट इज नॉट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। टेक्नोलॉजी का जोड़ना या टेक्नोलॉजी का अडेप्टेबिलिटी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी से भाग रहे हैं वो पीछे हट रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी को फास्ट अडॉप्ट कर रहे हैं वो ग्रो कर पा रहे हैं। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस इन नहीं दिस? नहीं, ऑब्वियसली एक एक मैं मतलब इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आई थिंक टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है, बिकॉज काफी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एमएफयू है, या एमएफ कौन सा है अपना एमएफ सेंट्रल हो गया, या बीएससी का, तो काफी मॉडल ऐसे बन चुके हैं जिसके ऊपर आप अपने प्लेटफॉर्म को बिठा के क्लाइंट्स को डिजिटल एक्सपीरियंस दे सकते हो। राइट, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आई थिंक डिजिटल या टेक्नोलॉजी को यूज करके आप किस तरीके से अपने कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, किस तरीके से आप नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टर्स तक, किस तरीके से आप अपने इंडिविजुअल ब्रांड को बनाते हैं, किस तरीके से आप इसको प्रोडक्ट सिलेक्शन और एसेट एलोकेशन में यूज करते हैं, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके डेटा, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हो, उनकी डेटा माइनिंग करके आप इनसाइट्स लेके आए कि कौन से आपके क्लाइंट्स आपके अच्छे क्लाइंट्स हैं, कौन से खराब क्लाइंट्स हैं, कौन से प्रॉफिटेबल हैं, कौन से लॉस में। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके मतलब आपके टॉप क्लाइंट्स कौन है, बॉटम क्लाइंट्स कौन है, तो उसके ऊपर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो डिजिटल और टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में अगले 10 15 20 25 सालों में अगर आपको बिजनेस को 100 गुना करना है, वो टेक्नोलॉजी के बिना तो होगा नहीं। करेक्ट। और अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये लोग भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। बट योर आई एग्री विद यू कि टेक्नोलॉजी विल नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इज टेक्नोलॉजी। एसआईपी में इज इट ट्रू कि रिडेम्पशन इज क्लोज टू 7-8 thousand crore अ मंथ, एंड दिस इज नॉट कमिंग डाउन? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंट ग्रोथ के ओके, लिए। एसआईपी में आपको एक ही डेटा देखना है कि महीने में कितनी एसआईपी लॉग इन हुई और कितनी एसआईपी बंद हो गई। और राइट। अगर वो आप रेशो देखेंगे ना, तो अगर 100 एसआईपी लॉग इन हो रही है, तो करीबन 85 से 90 बंद हो जाती है। नेट 10 से 15 नई एसआईपी आती है। ओ। तो नेट नेट आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रहा है। अब जो एसआईपी बंद होती है या एसआईपी में रिडेम्पशन आ जाता है, उसके कारण अलग हो सकते हैं। उसके कारण हो सकते हैं कि आपकी एसआईपी मैच्योर हो गई हो, उसके कारण हो सकते हैं कि भाई आपको पैसे की जरूरत पड़ी हो तो आपने रीडिंग किया हो, उसके कारण हो सकते हैं कि आपने एसआईपी बंद करके कोई दूसरी नई एसआईपी चालू कर दी, कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में चालू कर दी।
या ऐसा हो सकता है कि आपकी एसआईपी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपने बंदी कर दी, कुछ भी हो सकता है। देर आर नेट नेट, लेकिन डेटा, आपका ये एसआईपी डेटा कहीं मतलब कोई एनालाइज नहीं हुआ ये डेटा, बिकॉज इतना बड़ा बहुत नंबर बहुत है। बड़ा डेटा है और ये एक्सचेंजेस से ही मिल सकता है। अभी किसी ने इतना दिमाग, बिकॉज देखो आप रिडेम्पशन कर रहे हो लेकिन उसमें रिमार्क नहीं डालते हो कि आपने रिडेम्पशन किया क्यों है, तो वो आपको फीडबैक कभी नहीं मिलेगा कि आपने रिडेम्पशन क्यों किया है। राइट। बराबर है। अभी नेट नेट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 0.5% से 2% की नेट एसआईपी ग्रोथ बुक में हर महीने होती है। तो बट कोई अच्छा महीना 2% बढ़ जाता है, कोई महीने आधा परसेंट बढ़ता है, बट ये नेट नेट रिडेम्पशन को अगर रोकते हैं, रिडेम्पशन को अगर रोका जाए तो ग्रोथ फास्ट हो सकती है इफ 100%, 100%, 100%। लिक्विडिटी चैलेंज हो सकता है। जैसे अभी, हाँ जैसे अभी आप, जैसे आप भी जो कोशिश कर रहे हैं, तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत हो, राइट, मतलब कुछ आ गया हो सडन नीड किसी भी चीज को, मतलब बच्चों को फीस का कुछ आ गया हो, राइट। या कोई राइट। आपने कुछ को आपको कुछ परचेज करना है, आपका कैश फ्लो बाद में आना है, 3 महीने बाद आना है, 6 महीने बाद आना है, साल भर बाद आना है। जैसे जो सैलरीड होते हैं उनकी सैलरीज ही आती है, बराबर, बट साल में करेक्ट। एक बार उनको चंकी बोनस मिलता है। तो करेक्ट। बीच में आपको अगर कोई महंगा आइटम खरीदना है, गाड़ी खरीदनी हो, या आपको टू व्हीलर खरीदना है, टीवी खरीदना है, या राइट। होली दिवाली पे कोई खर्चा आ रहा है, ऐसे शॉर्ट टर्म जो आपके खर्चे आते हैं, जो सैलरी में अकोमोडेट नहीं होते हैं, तो कभी कभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ के वो खर्चे को पूरा करते हो। करेक्ट। 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 उसके सामने अगर आपको ब्रिज मिल जाता है, लाइन ऑफ क्रेडिट या मिल जाता आपको है। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मिल जाता है आपके राइट। यूनिट्स के अगेंस्ट में एट अ कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या है, बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 13, 12, 13, 14% कंपाउंडिंग प्रोडक्ट है। अगर उसको आपने तोड़ दिया तो आपकी कंपाउंडिंग खत्म हो जाती है। एंड तो कैपिटल वो गेन 12, 13 इशू। वो चलना चाहिए, बीच में आप लीवरेज ले लो, और आपका जैसे पैसा वापस आता है उसको टाइमली उसको पैसे को रिटर्न कर दो। तो ये, करेक्ट। जैसे मैं पर्सनली भी आपको बताऊं कि मैंने एक फैसिलिटी लेके रखी हुई है एट अ लो कॉस्ट। करेक्ट। अब वो क्या है कि बाई चांस कभी कुछ इमरजेंसी कुछ आता है तो वो उसको हिट कर देता है, तो उतने दिन के लिए ब्याज भर देते हैं, बाकी वो फैसिलिटी तो करेक्ट। देयर इज गुड लीवरेज, देयर इज बैड लीवरेज। करेक्ट। तो लीवरेज को यूज करके इन्वेस्ट नहीं करना है, बट इन्वेस्टमेंट के सामने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मिलता है, या शॉर्ट टर्म आपको फाइनेंस मिलता है एट अ गुड रेट, देन ऑलवेज इट इज बेटर नॉट टू सेल योर इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट। अखिल, पैसिव फंड का कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं आप ओवरऑल म्यूचुअल फंड यूनिवर्स को? पैसिव फंड्स तो अभी, पैसिव फंड्स की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। आप देखेंगे तो 24% अभी करीबन, सॉरी 15% जो एयूएम है वो पैसिव को हो गया है फ्रॉम नथिंग। तो पहले ही थोड़ा एप्रीहेंशन होता था एक्टिव वर्सेस पैसिव का, लेकिन पैसिव में भी इतने सारा इनोवेशन हुआ है कि जो प्रोडक्ट्स एक्टिव में अवेलेबल नहीं है वो पैसिव में अवेलेबल है। ओके। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट ही चाहिए और वो पैसिव में ही है, तो आप पैसिव के थ्रू लेंगे ना, फिर एक्टिव एक्टिव में तो है ही नहीं वो चीज, राइट। तो चाहे वो फैक्टर स्ट्रेटेजीज हो, चाहे वो अलग, जैसे हमने, वी आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ पैसिव फंड्स। हमारे पास में शायद मेरे ख्याल से तो काउंट भी हट गया, बट मेरे ख्याल से 150-200 पैसिव फंड्स हैं। अब उसमें बहुत सारे सेक्टरल फंड्स हैं, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस हैं, फैक्टर फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं। मतलब आपको अगर लगता है कि साल भर में टूरिज्म चलेगा तो टूरिज्म का इंडेक्स है, आपको लगता है बैंकिंग चलेगा तो बैंकिंग का इंडेक्स है, आपको लगता है वैल्यू स्टाइल चलेगी तो वैल्यू फैक्टर है, आपको लगता है मोमेंटम चलेगा तो मोमेंटम अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट में जो इनोवेशन हो रहा है, उस प्रोडक्ट इनोवेशन से लोग अट्रैक्ट होकर पैसिव्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी इस चीज को समझते हैं और वो भी प्रमोट करते हैं। तो राइट सेलिंग है, क्लाइंट का क्या इंटरेस्ट है, क्लाइंट का क्या व्यू है, उसके हिसाब से चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, सोल्यूशन देना जरूरी है। अखिल, इतना डेटा, इतने सारे फंड, इतनी सारी नई एएफसी, बड़ा कंफ्यूजिंग है। और डेटा अवेलेबिलिटी, लाइक पर्सनलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, वो टूल यूज करना, नहीं तो क्या इसलिए यूज तो करना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये भी इंडस्ट्री इतना इजी नहीं है, और इसलिए इंटरमीडिएशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्सपर्ट है दिन भर उनके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे सॉफ्टवेयर देती हैं। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डीप इंसाइट्स कर सकते हो, अलग अलग म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, अलग अलग म्यूचुअल फंड की फिलोसफी, परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, और अलग अलग कोहोर्ट में ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, रोलिंग रिटर्न, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, बीटा, शार्पे, ट्रेनर, इन्फॉर्मेशन रेशियो, आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास में सारा डेटा अवेलेबल है। तो मतलब ही और कैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर ट्रेंड, मतलब वो कर पा रहे हैं ये सारा डेटा यूज, और इस तरह अभी का। सब तो नहीं करते हैं अभी, बिकॉज जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या छोटे शहरों में होंगे, या नए नए आए हैं बिजनेस में, तो सबकी नॉलेज उतनी होगी नहीं ये समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। बट एक खास चीज क्या हो रही है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में, कि जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए हैं बड़े शहरों में, वो उन लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि हम छोटे छोटे शहरों में जाकर इनको सिखाएंगे कि कैसे उनने अपना बिजनेस बड़ा किया, क्या सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। तो आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाइए। तो यस, आई एग्री विद यू कि शायद 100, अगर 100 नंबर है नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो शायद 40%, 50% लोग यूज करते होंगे इतना डेटा को, 50% अभी भी या तो साइज में बहुत छोटे होंगे या बहुत नए होंगे जिनको अभी समझना जरूरी है।
एंड वो एवोल्यूशन होगा। तो शुरुआत में तो आप क्या करते हैं ना, बड़े-बड़े फंड हाउस, बड़े जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप पहले सेफ्टी नेट पे खेलते हो। करेक्ट फिर एक बार करेक्ट। जब आपको पकड़ आती है, फिर आप वो धीरे-धीरे डेटा में जाते हो, फिर आप रिसर्च, फिर आप अलग आइडियाज़, ये एवोल्यूशन है एक। बिकॉज यहाँ पे बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाता है, उसको उसको अपने कस्टमर को भी बचाना है, उसको परफॉर्म करके भी देना है, और उसको ये भी देखना है कि क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। तो जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपने रिसर्च अवेलेबल नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं ना, राइट। वो बड़े-बड़े फंड्स, बड़े-बड़े पुराने जिनके 20, 30, 40 साल के ट्रैक रिकॉर्ड हैं, उसमें कुछ ज़्यादा हानि नुकसान कहते हैं। ना, तो वो पहले वो सेफ्टी नेट है। राइट राइट जैसे राइट। हम लोग बुटीक फंड हाउस हैं, तो जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होगा, नए शहर में शुरू कर रहा होगा, वो शायद मोतीलाल को पहले नहीं लेगा। करेक्ट, वो एचडीएफसी बेचेगा, वो पहले आईसी। एचडीएफसी ले लेगा, आईप्रू ले लेगा, बिरला ले लेगा, निप्पॉन ले लेगा, राइट। बिकॉज़ ये पुराने फंड हाउस, यूटीआई ले करेक्ट लेगा। फिर करेक्ट। जब उसकी नॉलेज बढ़ती है और हमारे जैसे लोग जब वहाँ पहुँचते हैं कि भाई हम भी हैं, हम ये करते हैं, हम इस तरीके से अलग हैं, तो फिर ऐसे वो थोड़ा एवोल्यूशन है, जैसे मैंने बताया। आखिर एआई क्या रोल प्ले कर रहा है, मीन्स कितना एक्सेप्टेंस है एआई का, और आप एएमसी लेवल पे एआई को क्या यूज कर रहे हैं? अभी देखो बहुत अर्ली डेज है ऑनेस्टली, बट मैं आई एम श्योर सारी एजेंसीज एआई को कोई ना कोई प्रकार, कोई ना कोई पैटर्न में यूज कर रही है। हम लोग ने भी पिछले साल भर में ही एआई के ऊपर सोचना शुरू किया है और उसमें स्ट्रेटेजीज बिठा रहे हैं। जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट टीम में लाइसेंस लिया है एआई का, और उस अब तो काफी सॉफ्ट प्रोवाइडर्स भी हैं जो आपको टूल्स बना के देते हैं कि आप आपके रिसर्च, बिजनेस ऑटोमेशन पे। आपको किस तरीके से रिसर्च चाहिए, किस तरीके से आउटपुट चाहिए, क्या डेटा चाहिए, कितने साल का डेटा, और तो वो हम हमारे हिसाब से एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं जिससे वो हमारे हिसाब से आउटपुट दे। तो इन्वेस्टमेंट टीम में तो हमने राइट लाइसेंसेस खरीदे हैं कि हमारे फंड मैनेजर्स को रिसर्च में मदद मिले। अ, अभी हम एआई को यूज कर रहे हैं, जैसे राइट राइट। मैं मेरी टीम में, मेरी प्रोडक्ट टीम है, उनको मैंने लाइसेंसेस, मैंने बोला कि आप लाइसेंसेस लो, बिकॉज प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाने हैं, कंटेंट बनाने हैं, आपको आर्टिकल्स लिखने हो, तो आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिए, फिर वो एआई आपको बहुत बढ़िया आउटपुट बना के दे सकता है। तो प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें भी रिसर्च और कंटेंट क्रिएशन है, बराबर। थर्ड लेवल एआई जो हम लोग सोच रहे करेक्ट। हैं, वो है कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग। तो जैसे राइट कि हमारे सीईओ हैं, अब उनका हर महीने एक वीडियो आता है, मंथली मार्केट आउटलुक करके, राइट। राइट। तो पहले तो वो फिजिकली कर रहे थे, पिछले महीने पहली बार उनका ही प्रेजेंटेशन उनके फॉर्मेट में, एक्चुअली वो उनका एआई ने बात की है, तो उनका 1 घंटा बच गया वो रिकॉर्डिंग करने का। वो ऐसा राइट लगेगा कि वो ओरिजिनली बात कर रहे हैं। राइट। देयर आर टूल्स लाइक हेजन वेयर या, यू कैन या। क्रिएट योर तो तो अवतार। अब एक एआई का मैं बात कर रहा हूँ मेरी सेल्स टीम की ट्रेनिंग के लिए। जैसे सेल्स राइट ट्रेनिंग में, सेल्स में हम लोगों को सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से बात करना है, क्या बात करना है। तो हमने एक वेंडर से बात की है, वो ट्रेन कर रहे हैं कि भाई एक डमी कस्टमर होगा जो एक आम इंसान लगेगा, और जो हॉट सीट जो राइट होता है, हॉट सीट सेशन। तो आप राइट जैसे कि मैं किसी सेल्स वाले को बोलूंगा ना कि मेरे सामने बता तू कैसे बात करेगा, तो वो घबरा जाएगा। अब उसको राइट राइट। कंप्यूटर में किसी एआई से बात करेगा तो घबराएगा नहीं, वो अपना पिच देगा, और फिर वो एआई उसको जवाब देगा कि आपने ये सही किया, ये गलत किया, ऐसे बेटर हो सकता था, वैसे। तो आप देखिए पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ को यूज कर सकता है। प्रोडक्ट एआई को यूज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट्स एआई को यूज कर सकता है, सेल्स एआई को यूज कर सकता है। तो एआई तो, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो अभी ऐसा, मतलब हमने तो राइट। अभी 5-4-5% ही काम किया है, तो बहुत बाकी है। करेक्ट करेक्ट। बट ये सारा ट्रेनिंग लाइक एमएफटी लेवल पे भी होना, लाइक हमने हमने अभी एक छोटा सा प्रयास किया, हमने कस्टम जीपीटी का वर्कशॉप किया, एंड दैट वाज रिलेटेड टू एलएमएफ ओनली, कि कस्टम जीपीटी से आप क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या मार्केटिंग मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे आंसर ले सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमने उसको ट्रेन करके इनको हैंड ओवर किया, एंड अपने ब्रांड को ध्यान में रखते हुए वो सारा कंटेंट वहां से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बराबर। सारा जो एआई का एक्सेप्टेबिलिटी है, और अगर ये वाइड मासेस में जाता है और एमएफडी उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आई थिंक दैट कैन एड लॉट ऑफ वैल्यू इन देयर रूटीन यस, एंगेजमेंट, यस। कस्टमर एंगेजमेंट, आउटरीच एज वेल एज बिजनेस डेवलपमेंट आल्सो। आई एग्री विद यू कंप्लीटली। बट इसके लिए एमएफडीज को आगे आना होगा, समझना होगा कि उनके लिए क्या जरूरी है, और उसको करेक्ट। फास्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अभी तो अभी अभी मैं देखता बहुत, हूँ हाँ, हाँ, सॉरी, कि सॉरी, कंटिन्यू। अभी अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अभी भागते हैं, इग्नोर करते हैं, यार अभी अभी तो कुछ एआई कुछ दिन का हाइप है, हो सकता है ये आगे जाके थोड़ा सब्सिडाइज हो जाएगा, हो सकता है इसको कुछ दिनों में ये वैसे ही हाइप है जैसा 2001 में इंटरनेट हुआ था। बट आई ऑलवेज इंसिस्ट कि जिसने 2001-2 में इंटरनेट को एक्सेप्ट किया वो बड़े हो गए, जिसने इग्नोर किया वो बहुत बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यार इंटरनेट एक अच्छी चीज है। तो एआई इज आल्सो द सेम यंगस्टर, जहां से आपको पिकअप करना होगा और फास्ट पिकअप करना होगा, बिकॉज यस, ये पूरा डेवलपमेंट आपने 6 से 7 महीने का है। ये पूरी दुनिया एआई के बारे में बात कर रही है। अरबों रुपए, अरबों अरबों डॉलर, मतलब बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है एआई में। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स बात कर रही हैं, तो मतलब बट क्या होता है कि जैसे एक पिरामिड होता है ना, तो पहले जब कभी नई टेक्नोलॉजी आती है,
तो पहले टॉप 10% का पिरामिड होता है ना, टॉप 10% वहां वो पहले, बिकॉज वो इवॉल्व है तो वो इन्वेस्ट भी करते हैं, सीखते भी हैं, बिकॉज उनके लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ इज न्यू ग्रोथ, टेक्नोलॉजी लेवल। फिर वो पिरामिड में टायर 2 टायर 3, फिर नीचे जो मास बड़ा पार्ट होता है वो आते आते में थोड़ा समय लग जाता है। तो ठीक है, टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, वो लोग समझ रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड है तो सब कोशिश कर रहे हैं, भले वो फ्री वर्जन में कोशिश कर रहा होगा, बट कोशिश सब कर रहे हैं कि क्या चीज है। और हम लोग भी क्या कर रहे हैं Correct. कि अभी अगले 6 महीने में हम लोग ने हमारे जो लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है एमएफडीज का, तो उसपे हम लोग एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हैं जो आईएफएस को सिखाएं कि आप किस तरीके से एआई को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। और हमारे जैसे दूसरे जो एएमसीज हैं वो भी आई एम श्योर ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, जिसपे देखिए हमको हमारा काम, एक काम है प्रोडक्ट बनाना, और Right. दूसरा हमारा काम है कि जो 80% काम है डिस्ट्रीब्यूटर को इक्विप करना, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजों में ट्रेनिंग करने का, राइट। तो Correct. तो जो भी हमसे बन सकता है वो हम करेंगे अलग अलग Right. प्लेटफॉर्म। अखिल, अगला 10 साल का अगर हम सिनारियो देखें तो एएमसी की तैयारी क्या है? बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे एमसी हैं और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। व्हाट इज योर प्रिपरेशन कि मार्केट का एक बड़ा पाई आप लें और उसको एक उसी पैरेलल स्पीड में आप एमएफडी को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए कि मार्केट में जो ग्रोथ है उसका एक बड़ा पार्ट उनके पास में जाए? या नहीं, तो एएमसी का काम रिलेटिवली सिंपल है ऑनेस्टली। तो एक जो है, पिछले 2 सालों में हमने अपने प्रोडक्ट का जो स्वीट है उसको बहुत बड़ा किया है। अभी भी कुछ प्रोडक्ट में गैप्स हैं, तो वो प्रोडक्ट के गैप्स में हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स होंगे आप उतना ज्यादा अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स को आप ग्रो कर सकते हैं। तो पहला है कि प्रोडक्ट स्वीट खत्म करना है। उसके बाद में जो सेकंड लेवल होता है एएमसी में कि आप जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। थर्ड होता है कि आप अपने स्टाइल को, फिलोसफी को कितना ब्रॉड बेस्ड मार्केटिंग कर सके, तो उसके लिए फीट ऑन स्ट्रीट क्रिएट करना पड़ता है, आपको ब्रांचेस बढ़ाने पड़ते हैं, सेल्स टीम बढ़ानी पड़ती है, आपको मार्केटिंग टीम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी टीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हम काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं यंग लोगों में, जो राइट. जिनको हम हायर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जो आज की यंग जनरेशन की लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। मेरा मेरा बेटा था, उसको मैंने 1 साल के लिए इंटर्न लिया था हमारे यहाँ पे। और वो बोलता है कि आप लोग जो जिस तरीके से मार्केटिंग करते हो, या आप जो लोग प्रेजेंटेशन और वन पेजर बनाते हो, वो तो बहुत बाबा आदम जमाने के, हमको समझ में नहीं आता है, बहुत बोरिंग लगता है। तो वो नॉट बात नॉट मेरे को समझ एड्रेसिंग में टू आई। जेनजी को नहीं समझ में आएगा वो. या तो वो जेंजी के लिए आपको जेंजी को हायर करना पड़ेगा, राइट. जो जो सिंपल सिंपल म्यूचुअल फंड को उनके भाषा में कैसे समझाए। करेक्ट. तो करेक्ट. मैंने मेरे डिजिटल टीम में सब यंग लोग को लिया, 28-29 साल के लोग हैं जो उस लैंग्वेज को समझ सके, राइट. राइट। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेवल पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टीम लेवल पे कर रहे हैं, सेल्स में कर रहे हैं, नेटवर्क में, फिजिकल नेटवर्क में कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं। बिकॉज क्लियरली जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगले 5 साल, 5 साल की बात की ना आपने, 5 साल में 10 10 ईयर, 10 ईयर्स, हाँ. 10 ईयर में इक्विटी का, हम लोग इक्विटी में ज्यादा है। जी. तो इक्विटी का ईओ मेरे हिसाब से होना चाहिए 250 लाख करोड़ 10 साल में। उसका 5% मेरे को बनाना है, तो मेरे को 10 लाख राइट. करोड़ की एमसी बनानी है 1.5 लाख से। तो 8.5 लाख करोड़ और जोड़ना है। उसके लिए राइट. जो भी ये सारी चीजें लगेगी, हमारी प्रिपरेशन 10 साल की, 2035 की प्रिपरेशन है, बिजनेस प्लान है 2035 का। करेक्ट. उसमें सो दैट इज द लॉन्ग टर्म प्लान, एंड देन वी करेक्ट. हैव शॉर्ट टर्म प्लान्स कि व्हाट भाई टर्म. ठीक है 10 साल में जहां तक पहुंचना है, तो अगले 1 साल में क्या होगा, अगले 2 साल, अगले 3 साल, अगले 4 साल। तो इसी के पैरेलल मैं आपसे चाहता हूँ ये एक फॉर्मूला आप एमएफडीज को दें कि उनको यहाँ से 10 टाइम ग्रोथ करने के लिए क्या करना होगा नेक्स्ट 10 ईयर के लिए. तो पहली बात, उनको अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाना है कि आपको कहाँ चाहिए। मैंने आपको बताया कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी को 2035 में 10 लाख करोड़ पे पहुंचना है। तो पहली राइट. बात तो पेपर पे आप ये लिखिए कि आपको कहाँ पहुंचना है, 1,000 करोड़ पे पहुंचना है, 10,000 करोड़ पे पहुंचना है, 5,000 करोड़ पे पहुंचना है। जब आपका आउटकम डिसाइड हो जाता है तो आप अपने इनपुट्स को डिसाइड करते हो। और इनपुट्स में राइट. वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आज इतनी म्यूचुअल फंड से बड़ी अपॉर्चुनिटी वेल्थ मैनेजमेंट, राइट। तो आप किस तरीके से, आप अपनी कंपनी की विजन मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपकी कंपनी का मोड क्या है, कोई आपसे क्यों खरीदे, आप किस तरीके से अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से आपका रिसर्च कर रहे हैं, आपका मॉडल क्या है, आप रेगुलर मॉडल पे हो, एडवाइजरी मॉडल पे हो, आरआई मॉडल पे हो, तो अलग अलग चीजें हैं। बट यू शुड नो वेयर यू वांट टू गो, एंड देन यू शुड नो हाउ यू वांट टू गो, एंड देन व्हेन यू नो हाउ एंड व्हाट, then you have to prepare the strategy to achieve that. राइट. तो इसका शॉर्ट टर्म आंसर है कि आप नए इन्वेस्टर्स कैसे जोड़ें और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का वॉलेट शेयर कैसे बढ़ाएं। सिंपल आंसर ये है। उसके लिए आपको अभी क्या है कि करेक्ट. करेक्ट. पहले से म्यूचुअल फंड होता था। अभी म्यूचुअल फंड भी है, पीएमएस भी है, एआईएफ करेक्ट. भी है, करेक्ट. पैसे करेक्ट. वाले लोग भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, करेक्ट. गरीब करेक्ट. लोग करेक्ट. भी हैं। गरीब लोगों के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए एसआईपी बहुत अच्छी रूट हो जाती है। लेकिन जो राइट. पैसे वाले लोग हैं बोलते हैं हमारा म्यूचुअल फंड गले तक आ गया, अभी कुछ नया दो, तो एआईएफ भी चाहिए, पीएमएस भी
चाहिए, प्राइवेट इक्विटी भी चाहिए, राइट क्रेडिट भी चाहिए, रियल एस्टेट भी चाहिए। अब किसी इन्वेस्टर को आपको फुल फुल सर्विस बुटीक करेक्ट शॉप बनाना, वो बोलेगा मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, तो हमारे अधिकतर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी करेक्ट इंश्योरेंस नहीं करेक्ट है। अरे भाई सब बेचो ना, एक क्लाइंट बहुत मल्टी मुश्किल से एसेट, आपके मल्टी एसेट पे जाना चाहिए, मल्टी एसेट पे जाना चाहिए। मल्टी एसेट है, हाँ मतलब आपको आपका बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको सब चीज दो। जो करेक्ट क्लाइंट, करेक्ट जिस क्लाइंट को जो बॉटल में पानी अच्छा लगता है वो बॉटल में पानी पिलाने का। करेक्ट अब जैसे करेक्ट आप जो करेक्ट सर्विस दे रहे हैं वो एक बहुत अच्छी सर्विस है, यू शुड वन शुड बी ओपन राइट कि भाई हमारे राइट प्लेटफॉर्म से आप लीजिए, आपको शॉर्ट टर्म आपको लिक्विडिटी चाहिए तो हम आपको ऑन द स्पॉट 24 लिक्विडिटी भी दे रहे हैं। तो दैट कैन हेल्प यू करेक्ट रिटेन करेक्ट द कस्टमर, दैट कैन हेल्प यू क्रिएट अ वाओ करेक्ट इफेक्ट बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। सो करेक्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिजनेस विल एनीवेज बिकम बिग। करेक्ट करेक्ट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन। जितनी भी रोहित, जितनी भी बड़ी कंपनियां बनी है, जी जोमेटो, स्विगी, Amazon, नेटफ्लिक्स, ये एप्पल, इन लोगों ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। करेक्ट आप जो कर रहे हो, आपकी कंपनी लाख जो कर रही है, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। करेक्ट करेक्ट और इनफैक्ट हमने बट इसमें टेक्नोलॉजी को यूज ऐसा किया है अखिल कि किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल ऐप वेब ऐप है, उसमें हमने एम्बेड कर दिया विदाउट या डाइल्यूटिंग द ब्रांड ऑफ द एमएफडी आल्सो। वो उसका या इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर हमने उसको एम्बेड किया है और कस्टमर या को उसके ऐप और मोबाइल ऐप से कहीं बाहर नहीं जाना है। सो कंप्लीट नेटिव एक्सपीरियंस, लाइक वी हैव सीन एब्सोल्युटली, एमटी ऑफ ग्रोथ विद क्लिक अ बटन वन कैन टेक एक्सपोजर या यस स्टॉक ब्रोकिंग में। यस सिमिलरली यस हमने भी एलएमएफ एम्बेड किया है, एलएमएफ इन्वेस्टमेंट जर्नी। कस्टमर को किसी भी पॉइंट पे अगर चाहिए वो लोन ले सकता है, दैट रही है सभी में साइलेंटली वी शुड से एज ए मिडिलवेयर कि कभी भी किसी को चाहिए तो विद क्लिक ऑफ बटन एवरी फोलियो शुड हैव ऑप्शन ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट अटैच्ड टू इट एक्चुअली। सो दैट्स वेरी लाइक गुड। कभी भी किसी को अगर कैश की जरूरत है तो इन्वेस्ट नहीं करना है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है और आपको भी प्रमोट करना चाहिए। बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आईएफएस के कॉन्फ्रेंसेज होती है, सेमिनार्स होते हैं, आप लोग राइट पार्टिसिपेट करिए, स्टॉल लीजिए। अब अभी आपका राइट टाइम एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल सेलिंग का है। तो एक बार इनको भरोसा करेक्ट आ गया, करेक्ट जो भी हमारे यहाँ पर ऑडियंस है, इनको भरोसा आ जाएगा ना, तो आपका बिजनेस में डेल्टा बहुत बड़ा आएगा। बट अभी थोड़ा मेहनत करना करेक्ट पड़ेगा। करेक्ट मेहनत करना पड़ेगा। या ये वैसी सिचुएशन है जब आप लोगों ने शुरुआत में मेहनत की, अब हम लोगों को मेहनत करने का टाइम या अब यहाँ है। तो कोई भी नया नया प्रोडक्ट आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो शुरुआत में तो थोड़ा टाइम लगता है बनने में। 100%, 100%, दैट्स द रीजन ये कोहर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आया कि हम एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग और अदरवाइज तो सेलिंग बहुत ही सिम्टोमेटिक होगा, साथ में मिलके या को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। दैट्स 100 एमएफडीज का हमने कोहर्ट किया सो दैट इनको या हम राइट फ्रॉम द ट्रेंड रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नेक्स्ट 5 मंथ में हम कैसे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लेके जा सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके एंसिलरी ट्रेनिंग के साथ में। एंड कॉन्सेप्ट ये है कि एमएफडी प्लेटफॉर्म सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म टू वेलटेक, ये जर्नी हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं टुगेदर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नो गुड लक टू यू रोहित एंड टू योर या थैंक यू ऑर्गेनाइजेशन। सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, लवली टॉकिंग टू यू और बहुत सारा बेनिफिट हमें Thanks. मिला है और आई एम श्योर यू नो all the participant will be enlightened with your deliberation. Thank you so much, Akhil. Thank you for the opportunity and best of luck. Anything I can do, please tell me. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Thank you.